दोनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर दाखिल होने की? ओए, हल्का हो जा, हल्का। इजाजत? कैसी इजाजत? अभी तो हमारी तलाक भी फाइनल नहीं हुई, और ये घर, इस घर पे तो मेरा हक है। हेलो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बाद में बात करता हूँ। आ गया उसका फोन? हो गई बात? तुमसे मतलब? तुम निकलो यहां से। इस घर की डुप्लीकेट चाबियां तुम्हारे पास है ना? लाओ, मुझे वापसी करो। दो और निकलो। नबील, बाहर वालों के सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। नबील, मुझे लगता है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। ठहरो नबील, तुम नहीं जाओगे, जाएंगे ये दोनों बहन भाई यहां से। आउट। ज्यादा बकवास की ना तो सवाल के एजेंट दूंगा मैं तेरी। बताता हूं तुझको, इस घर की डुप्लीकेट चाबी तुम्हारे पास है ना? बैग में होंगी। छोड़ो, छोड़ो, मुझे घर की चाबियां चाहिए अपने। छोड़ो मेरा बैग। नबील, होश में आओ। इतना जुल्म अच्छा नहीं होता। अभी हमारा रिश्ता नहीं टूटा है। मुझसे नफरत करते हो ना? मुझसे? मेरे बच्चे से तो नहीं करो। बच्चों को तो मैं अदालत के जरिए तुमसे ले ही लूंगा। चला। नहीं। जलील इंसान, तू मेरी बहन की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। मेरी बहन कोई गिरी बड़ी नहीं है, उसका भाई अभी जिंदा है। मैं तो यहां आया था तुझसे बात करने, लेकिन तू कुत्ते की गोद में जो सीधी होती ही नहीं है। अभी तो मैं जा रहा हूं अपनी बहन को लेकर, लेकिन तू देखियो, तुझे पछताने का टाइम भी नहीं मिलेगा। ये तुझसे इब्रत लेगी, इब्रत। चलो सबा, अपने आंसू संभाल के रखो। बेवा होने के बाद बाहर लेना। नहीं, अबे जा। मैं यहाँ से नहीं आऊँ। यार नबील, यार तूने अच्छा नहीं किया। मुझे तेरा साला कुछ खतरनाक लगा। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है यार। अबे टुच्चा है वो। छोटे मोटे मावलियों के साथ उठने बैठने क्या लग गया? तो अपने आप को बदमाश समझता है। सलाम वालेकुम 15। फरमाएं मैडम, क्या मसला है? हेलो 15, देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने शौहर नबील से बात कर रही थी। फिर अचानक उनकी आवाज आना बंद हो गई और मैंने वहाँ फायरिंग की भी आवाज सुनी। नाम क्या है आपका? सारे शवाहिद इकट्ठे करो। नबील, रुके बीबी, लाश को हाथ न लगा। आप कौन है? मैं इनकी वाइफ हूँ। मैंने 15 पे कॉल की थी, पूरे रास्ते इन्हें फोन करती हुई आई, फोन ये अटेंड नहीं कर रहे थे मेरा। जब आप अपने हस्बैंड से बात कर रही थी उस वक्त आप कहाँ थी? मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ, उनके घर पे। असल में हमारे कुछ घरेलू मसाइल हैं। साफ गोलियों के गोली मिले यहाँ से। कातिल ने बहुत चालाकी दिखाई है। इसका मतलब है इसने सबूत मिटाने की कोशिश की है। मिसेस नबील, क्या आपके शौहर की किसी से दुश्मनी थी? नबील को इनके साले ने कत्ल किया है। वो इन्हें धमकी दे रहा था जान से मारने की। मुश्ताक, नबील ने सबा को तलाक दे दी थी और बच्चों की कस्टडी का मामला चल रहा है कोर्ट में। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाओ। इंस्पेक्टर साहब, अदालत को बताइएगा कि 28 फरवरी को नबील मकसूद के हवाले से आपको इतला किस तरह मिली? 28 फरवरी की रात तकरीबन 7:15 बजे हमें 15 से मकतूल की बीवी आनिया की कॉल वसूल हुई। आनिया बीबी ने बताया कि वो मकतूल नबील से फ़ोन पर बात कर रही थी और बातचीत के दौरान अचानक बातों का सिलसिला मुनक़ता हो गया और पस मंज़र से फायरिंग की आवाज़ आने लगी। मैं
15 से इतला मिलने के बाद अपनी टीम के हमरा तकरीबन 7:35 पे जाए वारदात पर पहुंच गया था। जब आप जाए वारदात पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? मकतूल की लाश लॉन्च में पड़ी थी और उसके हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन ये खुदकुशी का केस नहीं लगता क्योंकि मकतूल के सीने पे गोलियां लगी थीं। इसमें अहम बात यह है कि कातिल गोलियों के शेल्स भी अपने साथ ले गया। इससे ये बात साबित होती है कि कत्ल बड़ी प्लानिंग से किया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या बताती है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के सीने पे 3 गोलियां लगी थी और उसकी मौत तकरीबन 6 से 7 बजे के दरमियान हुई थी। अदालत को बताइएगा कि आप मुल्जिम मुश्ताक तक कैसे पहुंचे? मकतूल की दूसरी बीवी आनिया ने बताया कि मकतूल ने अपनी पहली बीवी सबा को तलाक के नोटिस भेजे और तलाक का मामला आखिरी स्टेज पे था। मकतूल का साला मुश्ताक मकतूल का सानी दुश्मन बन चुका था। ये समझता था कि मकतूल ने इसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और उसे ज़हनी मरीज़ा बना दिया था। कत्ल से 2 दिन पहले इसने मकतूल को जान से मारने की धमकी भी दी। मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश आपको क्या बताया? मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश बताया उस दिन सर मैं अपनी बहन को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गया हुआ था। सर मेरी बात करें सर। उस दिन 6:55 से लेकर 7 बजे तक सर मैं वहाँ पे वहीं पे था सर मैं गाड़ी में बैठा अपनी बहन का इंतजार कर रहा था सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। इंस्पेक्टर साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मेरे क्लाइंट साइकाट्रिस्ट के क्लिनिक के पार्किंग एरिया में 6:50 पे मौजूद थे और 7:55 पे वापस आए थे। लेकिन प्रोसिक्यूशन ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि इन्हीं 65 मिनट के दौरान मेरे क्लाइंट ने नबील को कत्ल किया? क्या प्रोसिक्यूशन ने या पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस दौरान मेरे क्लाइंट कहाँ थे? जी योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने ये बात जानने की कोशिश की थी कि इन टाइमिंग्स पर मुल्जिम कहाँ था। मुल्जिम झूठा बयान दे रहा है कि वो इस वक्त कार पार्किंग में बाहर अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। मिस आमना, मेरे क्लाइंट का बयान बिल्कुल दुरुस्त है। योर ऑनर, उस वक्त क्लिनिक के वेटिंग एरिया में बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी, इसलिए मेरे क्लाइंट पार्किंग एरिया में जाके अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। योर ऑनर, न पुलिस ने यह जानने की कोशिश की और ना ही तफ्तीश की कि कत्ल मेरे क्लाइंट ने किया है कि नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मकतूल की दूसरी बीवी के बेबुनियाद इल्जाम लगाने पे मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार कर लिया। योर ऑनर, पुलिस ने छानबीन और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद मुल्जिम की गिरफ्तारी की है। योर ऑनर, पुलिस के पास ये सबूत है कि क्लिनिक के वेटिंग एरिया की सीसीटीवी फुटेज पर साफ नजर आ रहा है कि 6:50 पर मुल्जिम क्लिनिक के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन 6:50 से लेकर 7:55 तक वो क्लिनिक के अंदर मौजूद नहीं था। इस तमाम अरसे में मुल्जिम कहाँ था, वकील साहब के पास भी इस बात का कोई सबूत नहीं है। योर ऑनर, मुल्जिम ने बहुत चालाकी और प्लानिंग के साथ ये कत्ल की वारदात की है। सबा की एक्चुअल अपॉइंटमेंट 27 फरवरी की थी। मुल्जिम ने ये अपॉइंटमेंट चेंज करवा के 28 फरवरी की कर दी, क्योंकि योर ऑनर 28 फरवरी को इसने वारदात प्लान की हुई थी और इसने इसी क्लिनिक को बतौर एलिबा इस्तेमाल किया है। मिस आमना, मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं। 27 फरवरी को मेरे क्लाइंट के दफ्तर में ऑडिट हो रहा था, लिहाजा वो दफ्तरी मसरूफियात की वजह से अपनी बहन को वहाँ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपॉइंटमेंट चेंज करवाई और 28 फरवरी की अपॉइंटमेंट ली और अपनी बहन को क्लिनिक ले गए। सिंपल। योर ऑनर, मकतूल के मुल्जिम के साथ किस किस्म के इख्तलाफात चल रहे थे और मुल्जिम ने मकतूल को किस किस्म की धमकियां दी थी, इसी हवाले से मैं अपना एक गवाह पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। आप अपना गवाह पेश कर सकती हैं। जी नवीद साहब, आप अदालत को बताएंगे कि मुल्जिम मुश्ताक मकतूल को किस किस्म की धमकियां देता रहा था। योर ऑनर, ये बात मेरे दोस्त नबील के कत्ल से 2 दिन पहले की है। मैं ऑफिस से वापसी में उसके घर गया था। योर ऑनर, ये आदमी मुझे देखने में बड़ा खतरनाक नजर आया। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। मैंने अपने दोस्त नबील को बताया था कि अपने साले से होशियार रहना। योर ऑनर, मिस्टर नवीद ने जो बयान दिया है उसमें कहीं भी कत्ल की प्लानिंग का शायबा नज़र नहीं आता, बल्कि इनके बयान में तो एक भाई की अपनी बहन के लिए बेबसी नज़र आती है। और योर ऑनर, हो सकता है इसी सूरत हाल में मेरे क्लाइंट ने
गुस्से और इश्तियाल में शायद कोई धमकी दे दी हो। योर ऑनर, तफ्तीश अभी इब्तदाई मराहिल में है। अदालत से गुजारिश है कि मुल्जिम को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि इस केस से जुड़े तमाम हकाइक सामने आ सके। ये अदालत मुल्जिम मुश्ताक अहमद को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न्ड। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में कत्ल के जुर्म की नफ्सियाती वजूहात का ब्रेकडाउन जाहिर करता है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर कत्ल आम सी वजूहात के बिना पर होते हैं, जिनमें जाती इख्तलाफ, दुश्मनी और जायदाद जैसे मसाइल वजह कत्ल बनते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर कत्ल की वारदातों में गन इस्तेमाल होती है, जिससे जाहिर होता है कि हमारे मुल्क में असलहे तक रसाई किस कदर आसान है। कौन है? कौन है? तुम अंदर कहाँ जा रही हो? निकाल उसको। वो कहाँ है वो चुड़ैल? डायन, तू हट मेरे सामने से। क्या हो रहा है ये? तुम कैसे आई यहाँ पे? निकल मेरे घर से, निकल बाहर, निकल। चुड़ैल, डायन। एक्सक्यूज मी, तुम शायद भूल रही हो नबील ने मुझसे शादी कर ली थी और तुम्हें तलाक दे चुका था। बेवा हूँ मैं नबील की। इस घर में मेरा पूरा पूरा हक है और मैं कहाँ जाऊंगी इद्दत में? इस घर पे मेरे बच्चों का हक है और तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरे भाई को कत्ल के इल्जाम में जेल में बंद करवा दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू हट सामने से। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निकल मेरे घर से बाहर, निकल। तू हट। मोहल्ले वालों को बुलाओ, पागल हो गई है ये औरत। पागल खाने से छूट कर आई है, जंगली। मैं पागल? हाँ, मैं पागल। मैं तुझे पागल कर दूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। निकल, निकल, छोड़ मेरी बहन को, छोड़, निकल, छोड़। हेलो, मिस सामना बात कर रही हैं? जी जी, फरमाइए, कौन बोल रहा है? मैं आनिया की छोटी बहन फायजा बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, जी फरमाइए। आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, मुझे आपको कुछ बताना था। आज सबा हमारे घर में आ गई और उसने हम दोनों को आके खूब मारा और हमें बहुत धमकियां भी दी हैं। आप प्लीज हमें कुछ बताइए कि हम क्या करें। अच्छा, मैं इंस्पेक्टर साहब से खुद भी बात करती हूँ और आप फिलहाल कोशिश कीजिए कि घर के दरवाजे देखें लॉक्ड हों, बाहर आना जाना थोड़ा कम कर दें। मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ। ख्याल कीजिएगा अपना। आप प्लीज जल्द कुछ करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। योर ऑनर, वकुआ के रोज की सीसीटीवी फुटेज जो कि साइकाट्रिस्ट के क्लिनिक के पार्किंग एरिया की थी, वो मैंने हासिल कर ली है। योर ऑनर, मैं वो सीसीटीवी फुटेज अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा। इजाजत। सर, सीसीटीवी फुटेज में वक्त, तारीख और जगह साफ नजर आ रही है। सर, इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 28 फरवरी को मेरे क्लाइंट 6:50 से लेके 7:53 तक अपनी गाड़ी के अंदर पार्किंग लॉट में मौजूद थे। योर ऑनर, वकील साहब ने फुटेज तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन क्या इस फुटेज के साथ किसी फोरेंसिक लैब का सर्टिफिकेट है जो इस बात को साबित करे कि इस फुटेज के साथ किसी किस्म की टेम्परिंग नहीं की गई? योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन था कि मिस आमना अपनी आदत के मुताबिक ऑब्जेक्शन जरूर करेंगी। मिस आमना जिस लैब से चाहे इस फुटेज की फॉरेंसिक रिपोर्ट करवा सकती है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन मेरे क्लाइंट का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड लेने के बावजूद कोई ठोस सबूत प्रोड्यूस नहीं कर सकी हैं। मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। सर, इस तकाजा को मजीद शवायद इकट्ठे करने के लिए कुछ वक्त दरकार है। मुल्जिम को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले इसीलिए किया गया था कि केस की तफ्तीश पूरी की जाए। डिफेंस लॉयर की तरफ से पेश की गई मुल्जिम की जमानत की दरख्वास्त मंजूर की जाती है और बेल ग्रांट की जाती है। वी आर एडजर्न्ड। जी मिस आमना, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर मुल्जिम ने जुबान नहीं खोली तो उसका वकील उसकी जमानत करवा देगा। मिस आमना, वकील साहब ने जो फुटेज दी थी वो हमने फॉरेंसिक लैब भिजवा दी है। कमाल की बात कर रहे हैं आप, रहने दें।
आपसे कुछ होने वाला नहीं, आप सिर्फ बहाने बनाते। अब जैसे ही वो फुटेज झूठी साबित होती है तो मुलजिम की जमानत मंसूख करा देंगे। आप मुझे इस केस की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी भी आपने तफ्तीश की है, सारे एविडेंस, सारे शवाहिद, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए। आप मुझे फाइल पहुंचाएं। इवन वो जो 15 की कॉल थी उसकी भी मुझे सीडी पे रिकॉर्डिंग चाहिए। आई एम सॉरी, आपकी गालिबन मीटिंग चल रही थी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, इसमें डिस्टर्ब करने की कोई बात नहीं है। मुझे बताएंगे कि क्या नबील की पहली शादी उसकी पसंद से नहीं हुई थी? उसकी पहली शादी लव मैरिज तो नहीं थी, लेकिन उसमें उसकी मर्जी शामिल थी। नबील की पर्सनैलिटी में दो बातें बहुत अहम थी। एक तो वो हुस्न परस्त था और साथ साथ बहुत ही सफाई पसंद भी। ज़रा सी गंदगी, ज़रा सी डस्ट या ज़रा सी बेतरतीबी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। यार नवीद, मुझे तो नफरत हो गई है घर जाने से। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी गंदी औरत है सबा। नबील, मुझे तो लगता है कि वो नॉर्मल है और तुम्हें सफाई का खपत हो गया। यार मुझे कोई खपत नहीं हुआ सफाई का, समझे तुम जानते हो कि जब मैंने कल टिफिन खोला तो उसमें फफूंदी लगी हुई थी, और जब मैंने उसको कॉल करी, मैंने टिफिन धोया तो था, तुम्हें तो बहन की बीमारी है, वापस भिजवा दो, तेजाब से धोकर भेज दूंगी ताकि जरासीम खत्म हो जाए। तेजाब से मुंह नहीं धो दूं उसका मैं? तुम्हें पता है घर कितना गंदा पड़ा रहता है? वॉशरूम गंदे, स्टोर रूम गंदा, स्टोर का सारा सामान लॉन्ज में पड़ा रहता है। सुबह शाम बैठी बस टीवी देखती रहती है। नबील मुझसे अक्सर जिक्र करता था कि उसकी वाइफ वेट पुट ऑन करती जा रही है। इतने में आनिया सेक्रेटरी बन के हमारे ऑफिस में आ गई। फिर नबील की तवज्जो आनिया पे ज़्यादा और सबा पे कम होती गई। क्या हो गया इस लिफ्ट को? कितना टाइम लगा दिया आज इसने आने में? आ जाएगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वैसे एक बात बोलूं, इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपने इतने प्यार से गिफ्ट किया है, खूबसूरत तो लगूंगी ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें घर छोड़ने से पहले मैं तुम्हें एक कप कॉफी पिलाना चाहता हूँ। ओके। नबील, तुम घर जा रहे हो क्या? हाँ, बस मैं घर निकल रहा था। फाइल भूल गई मैं। टेबल में फाइल रह गई है, मैं लेकर आती हूँ। हुस्न परस्ती अपनी जगह, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि आप बच्चों के बाप। जानता हूँ, और बच्चों को मैं अपने पास ही रखूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि बात बहुत आगे निकल चुकी है नवीद। सबा से मेरी डाइवोर्स फाइनल होने वाली है, और बच्चों की कस्टडी के लिए मैं कोर्ट में केस भी फाइल कर रहा हूँ। दरअसल नबील सबा के मोटापे और फूहड़पन से तंग आ गया था। उसने एक राह फरार तलाश की आनिया की सूरत में। दोनों ने निकाह कर लिया। रुखसती होने ही वाली थी कि ये सानिया हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, सबा भाभी का भाई मुश्ताक एक खतरनाक आदमी है। कत्ल अम्द की सजा पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 302 में मुतय्यन की गई है, जिसके तहत कत्ल के मुर्तकिब को कसास के तौर पर सजाए मौत हो सकती है, या सेक्शन 304 का इतलाक न होता हो तो मौत या उम्र कैद की सजा बतौर ताजीर दी जाएगी, या फिर कसास का इतलाक न होता हो तो कैद सख्त की सजा मिलेगी, जिसकी मुद्दत 25 साल पर मुहित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपने कॉल रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर कहा था, वो मैंने डाल दिया सर। गुड। और ये काम कैसे करेगा? आपकी इनकमिंग या आउटगोइंग दोनों कॉल्स के बाद एक ऑप्शन आएगा, आप उस पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, सेव हो जाएगी। ओके। 2-3 मिस कॉल्स आई हुई हैं, वो चेक कर लीजिए। आनिया की कॉल्स आई हुई हैं, कॉल बैक करके देख लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम आनिया, आमना कबीर बात कर रही हूँ। आपने कॉल की थी? जी, मैंने आपको ऑफिस कॉल की थी।
वो असल में मैं आपसे कानूनी मशवरा करना चाह रही थी। जी जी फरमाइए। मैंने सोचा आप नबील के केस की प्रोसिक्यूटर हैं, तो आप मुझे बेहतर एडवाइस कर देंगी। मेरा तो नबील से निकाह हो गया था और सबा की तलाक तो हो ही चुकी थी, तो मैं पूछना चाह रही थी कि नबील की प्रॉपर्टी के हवाले से मेरा स्टेटस क्या है। देखें, उसके लिए आपको एक तो मुझे नबील के असासों की डिटेल फराहम करना होगी। कितने असासे उसके नाम पे थे, कोई जॉइंट प्रॉपर्टीज़ तो नहीं थी, ये सारी मालूमात हैं आपको? इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ऑफिस में नबील ने नेक्स्ट ऑफ किन मुझे को नॉमिनेट किया है और उनके ऑफिस वालों ने मुझे बताया था कि उनके जितने भी वाजिबात हैं वो कुछ हफ्तों में मुझे मिल जाएंगे। अब मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही थी कि नबील की प्रॉपर्टी, इनकी गाड़ी और बैंक बैलेंस के लिए मैं क्लेम कर सकती हूँ क्या? नबील की प्रॉपर्टी के जो भी कानूनी वारिस हैं उनको उनका लीगल शेयर मिलेगा। सबा की क्योंकि डिवोर्स हो चुकी थी तो आई डोंट थिंक सो वो कोई राइट क्लेम कर सकती है, अनलेस कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है जो उसके भी नाम पर थी। देखिए, इस स्टेज पर जबकि मेरे पास बाकी सारी डिटेल्स नहीं है, आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन तो दे सकती हूँ कि नबील की प्रॉपर्टी में से 12.5% हिस्सा तो आपका बनता है। मुझे इस बात का खौफ है कि दोनों बहन भाई मुश्ताक और सबा दौलत की लालच में हम बहनों को नुकसान ना पहुंचा दें। पहले भी घर में घुस आई थी, मार पीट की, धमकियां देकर गई हैं और मेरा तो शौहर भी जिंदा नहीं है। और आपको तो पता ही है मुश्ताक भी जमानत पे रिहा हो गया है। हम लोग बहुत खौफजदा है। आई अंडरस्टैंड। आप हौसला रखें, प्लीज़ परेशान ना हो। आपकी बहन है कहीं आसपास, मेरी उससे बात करवा दें प्लीज़। जी जी, मैं बात करवाती हूँ, होल्ड कीजिएगा। जी फरमाइए। आपसे मैंने ये पूछना था कि उस रोज़ उन लोगों ने जो आपके घर आके हंगामा किया था, आपने उस वाक़े की पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी? मैंने आपसे उस दिन कहा भी था। हम लोग तो बहुत शरीफ लोग हैं और ना ही हमारे घर में कोई मर्द है कि जिसके साथ जाके हम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते। हम दोनों बहनों का एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं, आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। हाँ, ये ऑप्शन आई है, ये भी कॉल सेव हो जाएगी। जी, आप सेव पे प्रेस कर दें। ओके, गुड। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 304 इस सूरत हाल में लागू होता है जब कत्ल अम्द का सबूत मिल जाए और उस पर कसास का इतलाक होता हो या कानून शहादत 1984 के आर्टिकल 17 के तहत कत्ल अम्द की मुस्तनद गवाही मिल जाए। योर ऑनर, पिछली पेशी पर जो सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड की गई थी, जब उसकी फॉरेंसिक लैब से तस्दीक करवाई गई तो ये बात साबित हो गई कि उस फुटेज के साथ किसी किस्म की कोई टैंपरिंग नहीं की गई थी और मुल्जिम वाकई में 6:50 से लेके 7:53 तक क्लिनिक के बाहर पार्किंग लॉट में ही बैठा हुआ था। योर ऑनर, इसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि जैसे तफ्तीश एक बंद गली में आकर रुक गई है। इस तफ्तीश का असर-ए-नौ आगाज किया गया और इस केस की इब्तदा 15 पर आने वाली जिस कॉल से की गई थी, उस एविडेंस को लेकर बाकी तमाम जितने शवाहिद हमारे पास थे उनकी फिर से जांच पड़ताल शुरू की गई। सर, आवाज सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये आवाज जानी पहचानी है, लेकिन मुझे एकदम ये बात स्ट्राइक नहीं की कि ये आवाज मैंने पहले कहाँ सुनी है। अपने शक को दूर करने के लिए मैंने जानबूझकर मायरा और आनिया की फोन कॉल्स रिकॉर्ड की और योर ऑनर, जब इन दोनों फोन कॉल्स का मवाजना 15 पर आने वाली फोन कॉल के साथ किया गया तो बहुत शदीद हैरत हुई ये जानकर कि 15 पर 28 फरवरी को कॉल आनिया ने नहीं बल्कि मायरा ने की थी और मायरा ने ये कॉल आनिया के सेल फोन से की थी। इस इंकिशाफ के बाद एक अहम सवाल तो ये उठता था कि आनिया ने अब तक पुलिस को गुमराह क्यों किया।
सर, इन अहम सवालात के जवाब तो सिर्फ दो लोगों के ही पास थे, आनिया और मायरा। पुलिस ने दोनों को जेरे हिरासत लिया और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ना सिर्फ इकबाल जुर्म किया बल्कि इस कत्ल का मोहरिक भी बयान कर दिया। योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि दोनों मुल्जिमाओं को अदालत के सामने पेश करूं और वो अपना इकरार जुर्म भी करें। मुल्जिमाओं को पेश किया जाए। जज साहब, हम दोनों बहनों ने इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारी, लेकिन हमारे भी कुछ ख्वाब थे, पुरासाई जिंदगी गुजारने के ख्वाब, और उन ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए मैंने नबील का इंतखाब किया। नबील अपनी बीवी से बहुत तंग था और मैं जल्द ही उन दोनों के दरमियान बात को तलाक तक पहुंचाने में कामयाब हो गई। नबील ने मुझसे खुफिया निकाह कर लिया था और सबा उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी। उसके घर की डुप्लीकेट चाबियाँ भी मुझे मिल गई थी और मैं अक्सर उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर भी जाती थी, लेकिन मुझे जल्दी एहसास हो गया कि नबील मुझसे भी खुश नहीं है। पता नहीं उसे कैसी शरीके हयात की तलाश थी। सालगिरह मुबारक हो माय डियर हस्बैंड। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? कितना कचरा किया हुआ, कितना गंद। तुम्हारा दिमाग ठीक है? नबील, मैं इतनी मेहनत से तैयार हुई हूँ, इतनी मेहनत से मैंने केक बनाया है, ये आपको नजर नहीं आ रहा? आपको गंदगी नजर आ रही है? तुम्हें पता है ना, तुम जानती हो कि मुझको गंदगी से कितनी सख्त नफरत है, और इसी गंदगी और गलाजत की वजह से ना मुझे सबा से भी नफरत हो गई थी। और तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। मुझे तो लग रहा है कि मैं गंदगी से निकलकर कीचड़ में कूद गया हूं। तुम सारी औरतें एक जैसी होती हो। इसको साफ करो अभी, फौरन। नबील, मैं ये टेबल साफ नहीं करूंगी, सुबह मासी आएगी कर लेगी काम। मासी? हाँ। अगर तुम ये कपड़े चेंज कर लो ना तो तुम भी किसी मासी से कम नहीं हो, समझी? साफ कर उसको। अगर तुम जिद्दी हो ना, तुमसे ज्यादा जिद्दी मैं हूं। मैंने मना कर दिया ना, मैं नहीं साफ करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बकवास करती है। एक तो पूरा घर मेरा गंदा कर दिया, ऊपर से तू जुबान चला रही है मुझसे। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ? अभी तो सिर्फ एक चांटा मारा। अगर तुमने अभी साफ नहीं किया ना तो इतने चांटे तुम्हारे मुंह पे मारूंगा कि तुम्हारा चेहरा लाल हो जाएगा, समझी लो? ठीक है, जो कर सकते हो कर लो, भाड़ में जाओ। जज साहब, उसके बाद भी अक्सर ऐसे वाकयात हुए कि मुझे एहसास हो गया कि मैं और नबील दो अलग दुनियाओं के रहने वाले हैं। हम वक्ती तौर पर तो एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन हमारे जहन कभी नहीं मिल सके। मैं चाहती तो नबील को छोड़ देती, लेकिन अगर मैं उसे छोड़ती तो अपनी पूरा सारी जिंदगी गुजारने के ख्वाब को मैं कैसे पूरा करती? नबील अपने ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में नेक्स्ट ऑफ किन मुझे नामजद कर चुका था और सबा को भी तलाक दे दी थी उसने, और मुझे अब नबील की जरूरत नहीं थी। कोई मेरी इतनी बेइज्जती करे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। नफरत हो गई है मुझे इस नबील से। नबील इतना घटिया होगा मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मैंने सोच लिया है कि अब हमें करना क्या है। तुम मेरा साथ दोगी ना? मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? तुम जो कहोगी मैं करूंगी। नबील के घर की डुप्लीकेट चाबियां मेरे पास है और मुझे पता है कि वो अपनी पिस्टल रखता कहाँ है। मैं अपना फोन तुम्हें देके जाऊंगी और तुम्हारा फोन लेके जाऊंगी। पल पल की तुम्हें खबर दूंगी और जैसे ही मैं कहूँ ना हानिया बन के 15 पे तुम्हें कॉल करना है, समझ गई? इस तरह पुलिस का शक भी मुझ पर नहीं जाएगा और सारा शक उस मुश्ताक पर जाएगा और नबील के सारे असासे हम दोनों के पास आ जाएंगे।
और तुम मुझे मेरे ही नंबर से कॉल करोगी अपने नंबर पर, और इस तरह तुम्हारे फोन की लोकेशन जाए वारदात से दूर आएगी। गुड प्लान। और एक बात और, जब मैं नबील का मर्डर कर दूंगी ना, तो तुम फिर मेरे फोन से कंटिन्यूसली नबील के मोबाइल नंबर पे कॉल्स करती रहना, समझ गई? जज साहब, मेरी बहन बेकसूर है। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने मेरा साथ दिया है नबील के मर्डर प्लान में। इसने नबील का मर्डर नहीं किया। नबील का मर्डर मैंने ही किया है। हाँ फायजा, मैं इसके गेट पर पहुंच गई हूँ। ये अभी तक ऑफिस से नहीं आया है। अच्छा सुनो, मेरी नेक्स्ट कॉल का वेट करना। बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ सुनो, तुम ना अभी 15 को कॉल करो जल्दी से। उनसे कहना कि मैं अपने शौहर से बात कर रही थी, मुझे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी है। ठीक है? ओके। नबील ने मुझे बता दिया था कि उसका अपने साले के साथ शदीद झगड़ा हुआ है और मुश्ताक ने उसे संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक इंस्पेक्टर साहब का शक मुश्ताक की तरफ मोड़ दिया। मैं ये समझ रही थी कि मुश्ताक को जेल हो जाएगी और हम दोनों बहनें नबील की जायदाद पर ऐश करेंगे। जज साहब, जो भी किया है मैंने किया है। मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है, आप इसे माफ कर दें और जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए। वकला की बहस, पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिमाओं के इतराफ़ी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल नबील का कत्ल उसकी दूसरी बीवी आनिया ने अपनी बहन के साथ मिलकर किया है। लिहाजा यह अदालत मुल्जिमा आनिया को ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत, जबकि उसकी छोटी बहन मायरा को अयानत जुर्म साबित होने पर ज़ेर दफ़ा 109 के तहत 7 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है और मुल्ज़िम मुश्ताक अहमद को इस केस से बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।